हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि जो कांग्रेस है वो नया जो रूरल जॉब वाला स्कीम आया है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली है, कैंपेन करने वाली है 5 जनवरी से। आसाम में जो एसआईआर हुआ है उसके ड्राफ्ट रोल से 10.5 लाख लोगों का नाम कट गया है। और सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ रो ओवर डेफिनेशन ऑफ अरावलीज, वो जो 100 मीटर वाला डेफिनेशन है उसके खिलाफ हियरिंग होने वाला है। और चलते हैं साइंस में। पहला जो आर्टिकल है ये है कि इवन लो अल्कोहल इनटेक रेजेस ओरल कैंसर रिस्क इन इंडियन मैन। बस वही रिसर्च है कि हल्का सा भी अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनमें ओरल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और ये वुमेन में नहीं है क्योंकि जो उनका जो सैंपल था उसमें वैसे मतलब उतना वुमेन नहीं थी कि जो शराब पीती हो, तो उनको अकाउंट में नहीं लिया गया। ये जो आर्टिकल है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मेरे को यूज़ भी नहीं समझ में आ रहा है कि उतना होगा या नहीं। ये बेसिकली क्रोमेटिन के बारे में है। मतलब बेसिक है कि जो डीएनए होता है वो 2 मीटर लंबा होता है और न्यूक्लियस होता है वो छोटा सा माइक्रोमीटर का। तो उसमें कैसे अट जाता है वो? तो वो एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके अराउंड अपने आप को रैप करता है। उससे बनता है न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमैटिन। और ये आर्टिकल है क्रोमैटिन के ऊपर कि क्रोमैटिन के बीच में जो स्पेसिंग होगा उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, वो उसको लिंक करता है। तो वो स्पेस ज़्यादा रहेगा तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, अगर स्पेस कम रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ और रहेगा। तो ये जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन पे मदद करता है। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि आपका बेसिकली ये डीएनए में जीन है, लेकिन और वो किसी एक चीज़ को इनकोड करता है। फॉर एग्जांपल आपका हेयर कलर वो किसी एक जीन से होगा, तो वो फिर एमआरएनए उसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा, फिर उससे वो प्रोटीन बनेगा। तो ये उसी के ऊपर है कि जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करता है। क्योंकि ये जो स्पेसिंग होता है क्रोमैटिन के बीच, इससे क्या होता है कि कुछ जीन्स इजीली अवेलेबल होते हैं, रीडेबल होते हैं, कुछ जीन्स थोड़े छिपे हुए होते हैं। तो ये बायोटेक के पर्सपेक्टिव से ये वाला आर्टिकल है। वैसे इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे उनको शायद ये समझ में आए। और ये स्नेक वेनम पे है कि इंडिया में बिग 4 हैं, मतलब 4 ऐसे सांप हैं जो ज़्यादा जो डेथ होता है इंडिया में स्नेक बाइट से, उसका वो कॉज है। एक है स्पेक्टेकल्ड कोबरा जिसको नाग बोलते हैं हिंदी में, एक कॉमन क्रैत है, वो काला रंग का छोटा सा पतला सा सांप होता है, एक रसल्स वाइपर है वो ब्राउनिश टाइप का रहता है, और एक सॉ स्केल्ड वाइपर है ये भी ब्राउन कलर का टाइप का रहता है। ये चारों बिग 4 बोला जाता है इनको। तो इनका वेनम कैसे प्रोड्यूस होता है? तो इन लोगों का वेनम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको एक हॉर्स में थोड़ा 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 डाला जाता है। फिर वो हॉर्स में वो एंटीबॉडी बनता है, फिर उसका ब्लड लिया जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके वेनम बनता है। लेकिन बात ये है कि ये केवल 4 ऐसे स्नेक्स हैं जिस पे ये काम करेगा, लेकिन इंडिया में लगभग 60 वेनमस स्नेक्स हैं। तो बाकियों का क्या होगा? तो ये सारा जो वेनम बनता है ये इन चारों पे काम करता है, और ये बाकी जो भी 60 स्नेक्स हैं इनमें काम नहीं करता है। तो इसमें फिर एक अफ्रीका का दिया हुआ है कि अफ्रीका में एक कैसे कोबरा और माम्बास का जहर लेके और कैमल फैमिली का कोई इलामा और इनमें डाल करके वही प्रोसेस किया, उसी प्रोसेस से उसको थोड़ा थोड़ा डालते गया, उससे एंटीबॉडी बना और वो एंटीबॉडी को निकाल करके वो, तो उसी के ऊपर है ये बेसिकली। इस स्नेक बाइट्स और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए ये है। अगर एफएक्यू में आए तो व्हाट आर द सिग्नल्स फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल है। तो व्हाट हैज़ गॉन वेल दिस ईयर, तो जो भी अच्छा अच्छा हुआ है वो सब गिनाया हुआ है। उसके बाद क्या चैलेंजेस है, तो मेनली इसमें यूके के ये यूएस के बारे में है। सॉरी, इसमें जो ढेर सारा ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ है और ट्रेड डील्स उसके बारे में है। पहला ट्रेड डील एक यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein का, उसके साथ हुआ था लास्ट ईयर, वो अभी फोर्स में आया है। उसके अलावा ओमान, यूके, यूएई और अभी न्यूजीलैंड के साथ हुआ है।
तो उसके बारे में दिया हुआ है। व्हाट डिड नॉट वर्क इन 2025, इसमें मेनली यूएस के बारे में दिया हुआ है और यूएस के टैरिफ के बारे में दिया हुआ है। व्हाट लाइज अहेड, इसमें है कि बेसिकली जो मैक्रो इंडिकेटर्स है वो ढंग के हैं और वो अच्छा है, तो ठीक है। बस एक बात है कि जो ओवर जो फर्स्ट हाफ का वो ग्रोथ रेट था वो 8% था और पूरा ईयर का बोल रहा है आरबीआई की 7.3 है, तो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ग्रोथ रेट थोड़ा घटे। और कल या परसों शायद, अब याद नहीं है, वो सुहासिनी हैदर का एक आर्टिकल आया था आईआरबी सेम टॉपिक पे कि इंडिया का कहाँ अच्छा रहा है, 2025 कैसे स्टार्ट हुआ था और 2025 कैसे खत्म हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। विच वर द बिगेस्ट ग्लोबल स्टोरीज फॉर इंडिया दिस ईयर, तो जैसे यूएस का चुनाव हो गया, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, उस पर सैंक्शंस, उसके बाद बांग्लादेश नेपाल में जो वो प्रोटेस्ट हुआ, एससीओ का मीटिंग, ये वो, उसके बाद व्हाट मेड द ट्रम्प चैलेंज मोस्ट डिफिकल्ट, ट्रम्प के बारे में है कि पहले 25% लगाया, फिर और 25% लगाया, फिर पाकिस्तान को जेट बेच रहा है। डिप्लोमेटिक सक्सेसेस, उसमें फिर कनाडा का नाम है और तालिबान के साथ बात हुआ उसके बारे में है। तो बेसिकली पूरा इंडिया का रिकैप किया हुआ है, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड इन 2026। पूरा इंडिया का जो भी फॉरेन, ये आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिए, आईआर में एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा। इज द हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन ऑन ट्रैक, इसमें अलग अलग चीज़ों पे फोकस किया हुआ है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इन्फेक्शियस डिजीजेज, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फंडिंग फॉर हेल्थ केयर, ये सबको ये कैप्चर किया है। वाई इज देयर अ फंडिंग डेफिसिट, है कि यूएस एड नाम का एक संस्था है, उसने फंडिंग काट दिया, यूएस ने डब्ल्यूएचओ छोड़ दिया, उसके कारण इंडिया में कुछ स्कीम्स चल रहे थे, उस पर प्रॉब्लम हो गया। और उसके बाद बजटरी एलोकेशन में लिखा हुआ है कि जो लगभग 99,000 करोड़ दिया गया है, 99,859 करोड़ हेल्थ में दिया गया है, जो 2% ऑफ जीडीपी से भी कम है, और जो टारगेट है वो 2.5% ऑफ जीडीपी है। सम ऑफ द प्रेसिंग कंसर्न्स, उसमें अलग अलग जो भी जैसे इम्प्रूव मोर्बिडिटी, क्रॉनिक इन एडुकेशन ऑफ फंडिंग लीव्स वन वंडरिंग इन द हेल्थ सिस्टम, बस वही सब है। वाई डिड इंडिया मिस द, एक टीबी एलिमिनेशन 2027 में था, उसको बढ़ा करके 2025 कर दिया, वो टारगेट मिस हो गया, तो वहीं पे है। फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो टीबी एएमआर होता है, एंटी माइक्रोबियल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, उसके बारे में है थोड़ा बहुत। व्हाट डज इंडिया नीड टू एड्रेस इट्स फार्मा क्वालिटी, बोल रहे हैं कि ऑल्दो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, लेकिन इसमें क्वालिटी का प्रॉब्लम है। जैसे एक कप सिरप से 25 बच्चों का मौत हो गया, गाम्बिया और ये सब जगह, गाम्बिया और कहीं कहीं पे 70 बच्चों का डेथ हो गया था, तो वही इश सब है। प्रोफाइल्स में ये खालिदा जिया के बेटे हैं, ये बांग्लादेश लौटे हैं। फॉरेन में अगर देखें तो थाईलैंड एंड कंबोडिया साइन न्यू ट्रूस डील टू एंड बॉर्डर फाइटिंग, ये लोगों का अभी तक चल ही रहा है। ट्रू पावर ऑफ बांग्लादेश लाइज इन इट्स पीपल। यूएस, नाइजीरिया, रशिया अटैक्स, अब कीव पे अटैक कर दिया है रशिया, सऊदी लेड कोalition, एक तरफ शांति का बात चल रहा है, एक तरफ अटैक कर रहा है। आगे तो कुछ है नहीं। इकोनॉमी, हाउ इंडिया हैज मैनेज टू वीव आरसीईपी माइनस चाइना, ये देखिए आरसीईपी, इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं। चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ नीचे में न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये 5 हो गए। और उसके अलावा ये जो 10 एशियान के कंट्रीज़ हैं, तो टोटल मिलाकर के 15, ये होना था 16, लेकिन इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसको एक था न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट का डर और दूसरा था चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डर। तो इंडिया ने क्या किया, अब धीरे धीरे सबके साथ, उसका साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशियान, सबके साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। तो उसी को कहा गया है आरसीईपी माइनस चाइना। एशियान का जो ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें कुछ दिन पहले भी आया था कि जब एडिटोरियल में आया था कि जब साइन हुआ था तो कम था ट्रेड डेफिसिट, और अभी ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, तो उसको थोड़ा ध्यान में लेने का ज़रूरत है। एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन टू रीशेप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, मैडम तो कौन है नहीं पता, वैशाली निगम सिन्हा, लेकिन इनका बात थोड़ा सिलेबस में आ जाता है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स क्या होता है, ये जो भी लिया हुआ है, ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है उसके साइड से लिया हुआ है, कि इट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग अवेलेबल एनर्जी
फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एंड फर्दर कैन बी यूज ड्यूरिंग पीक आवर्स ऑफ द डे। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल सोलर पावर है, तो सोलर पावर आप केवल दिन में ही उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन उसको यूज आपको अब रात में ज़रूरत है। दिन में आपको बिजली का उतना ज़रूरत नहीं, आपको रात में, मतलब पीक आवर आपका रात है, गर्मी है, एसी चलेगा, पंखा चलेगा, तो आप क्या करते हो कि उस एनर्जी को कहीं पे स्टोर करते हो और उसको फिर बाद में यूटिलाइज करते हो, तो उसको बोलते हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। इसका बेनिफिट्स क्या क्या है? तो ब्रिंग डाउन वेरिएबिलिटी ऑफ जनरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि वेरिएबिलिटी है ना, अगर हवा कम हो गया तो हवा चल ही नहीं रहा है तो फिर विंड एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकते आप, अगर वेव्स नहीं है तो आप टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, तो वेरिएबल है वो। ग्रिड स्टेबिलिटी होगा, इनेबलिंग पीक शिफ्टिंग, इनेबलिंग लार्जर आरई रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, मतलब बेसिकली जैसे हाइड्रो, सोलर, विंड, ये सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ब्रिंग डाउन पीक डेफिसिट, पीक डेफिसिट हो गया कि पीक में ज़रूरत कितना है और कम के, और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कितना है। रिडक्शन इन कार्बन एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी है तो अभी इसका ढेर सारा टेक्नोलॉजीज है। ये फोटो भी वहीं से लिया गया है। देर आर सेवरल एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज अवेलेबल ब्रॉडली, मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल स्टोरेज। अब क्या क्या है? मैकेनिकल में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो, CAES कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, फ्लाई व्हील, और इलेक्ट्रोकेमिकल में लेड एसिड, लिथियम आयन, NAS, ये सब बैटरीज है, फ्लो बैटरीज, वेनेडियम, रेडॉक्स। थर्मल में सेंसिबल मॉल्टेन सॉल्ट, चिल्ड वाटर, लेटेंट आइस, थर्मोकेमिकल स्टोरेज, सुपर कैपेसिटर्स, SMEs, सुपर कंडक्टिंग समथिंग समथिंग। ये जो इतना सारा नाम है, कॉम्प्लिकेटेड नाम है, ये आप याद रखिए, ये ऐसे पूछेगा UPSC कि इन द जैसे पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो, कॉमा, CAES कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, कॉमा, पावर टू पावर फ्यूल सेल्स एक्सेट्रा ऑफन सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और फिर कोई डी ऑप्शन दे देगा और आपको पूछेगा। ये डिटेल में नहीं जाने वाला, ये डिटेल में अगर जाएगा तो इस पे जाएगा कि उसका बेनिफिट्स क्या क्या है, उसका चैलेंजेस क्या क्या है, जो मेंस में जाएगा। अगर प्री में पूछेगा तो अब वो ये नहीं पूछने वाला कि सेंसिबल विथ रिगार्ड टू सेंसिबल मॉल्टेन सॉल्ट, ये अगर पूछता भी है तो इतना आपके पास, आप बाकी सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है तो एक टॉपिक पे उतना समय नहीं देना है। इसके चैलेंजेस क्या क्या है? तो हाई अपफ्रंट कॉस्ट, अपफ्रंट मतलब जो इनिशियली कॉस्ट लगता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, जैसे लिथियम आयन बैटरी बनाना है तो आपको लिथियम चाहिए। इंटरमिटेंसी ऑफ रिन्यूएबल्स, कभी एनर्जी है, सन सूरज है तो ठीक है, बारिश के मौसम में कम है, ठंड में और कम है। ग्रिड इंटीग्रेशन बॉटलनेक्स, ग्रिड होता है जो जैसे थर्मल पावर प्लांट है, अब उसमें इंटीग्रेट करना। डिग्रेडेशन, कोई कोई जो मिनरल्स होते हैं या जो जैसे बैटरीज होते हैं वो सब डिग्रेड करते जाते हैं, तो डिग्रेडेशन, ये इसका चैलेंज है। दूसरा है, मैडम ने बोला है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? इट इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, वाटर क्या है? H2O, तो आप इसको स्प्लिट कर दो तो आपके पास 2 हाइड्रोजन का आइटम, 1 ऑक्सीजन का आइटम बच जाएगा। वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है प्रोसेस है जिसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हो पानी से, मतलब बेसिकली पानी को स्प्लिट करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप सोलर पावर यूज कर रहे हो, विंड पावर यूज कर रहे हो, टाइडल एनर्जी यूज कर रहे हो, वेव एनर्जी यूज कर रहे हो, तब आपका वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर आप थर्मल पावर प्लांट यूज कर रहे हो और उससे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। तो ये बात ध्यान रखने का है। अब हाइड्रोजन का यूजेस क्या है? ये केवल ग्रीन हाइड्रोजन का नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन इज वो बस लेबल है, ऐसा हाइड्रोजन जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है 100%, जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया हुआ है। तो यूजेस क्या क्या है? एक तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में वो सल्फर अलग करने के लिए यूज होता है, अमोनियम प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में और ग्लास प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, फ्यूल सेल्स में यूज होता है ऑक्सीजन के साथ, और रॉकेट फ्यूल में यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लिक्विड स्टेज में, मतलब स्टेट में उसको रखा जाता है और उसके बाद उनको जलाया जाता है। उसके अलावा एक इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। इसका जो एम है ये है टू मेक इंडिया द ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन, यूसेज एंड एक्सपोर्ट।
प्रोड्यूस भी करेगा, यूज भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इट विल decarbonize economy, reduce dependence on fossil fuel imports, enable India to assume tech and market leadership in green hydrogen। ये सब वही मिनिस्ट्री के साइड से है। ये देखिए, ये फोटो भी वहीं था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन का आउटकम्स क्या है? मिशन देखिए, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। 5 मिलियन मेट्रिक टन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट एम है हमारा। 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। 60 to 100 gigawatt electrolyzer installation, 6 lakh new green jobs, 125 gigawatt renewable energy for green hydrogen production। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली आपको रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। आप जो थर्मल पावर प्लांट है उससे आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रीन नहीं है, वो एनर्जी ग्रीन नहीं है। तो आपको 125 गीगावाट हम लोग नया रिन्यूएबल एनर्जी भी बनाएंगे ताकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सके। 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन अबेटमेंट क्यूमुलेटिवली, और 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इसमें 2 सब स्कीम है। पहला सब स्कीम है साइट। साइट का नाम है पूरा स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ये सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, मतलब जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। ऑफर्स इंसेंटिव ऑन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, तो नाम से ही है कि इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाएंगे। उसमें क्या क्या इनेबलर्स हैं? तो रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक अवेयरनेस, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन, ये सब इनेबल करेंगे हमें। इनेबलर्स हैं फॉर व्हाट? फॉर ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ऐसा होता है जो तब स्टोर करिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके जब आपके पास एम्पल सप्लाई है, जब बहुत अच्छा सनलाइट है। आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करिए, उसको स्टोर कर लीजिए। रात में सोलर एनर्जी नहीं है, उसको यूज़ करिए। बेनिफिट क्या है? तो ये 5-6 बेनिफिट्स दिए हुए हैं। वेरिएबिलिटी को कम करेगा, ग्रिड स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, पीक शिफ्टिंग और इनेबलिंग लार्जर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, ये सब। उसके बाद इसके टाइप्स है ढेर सारे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, उसमें ढेर सारा है। फिर चैलेंजेस क्या क्या है? तो हाई अपफ्रंट कॉस्ट, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, ये सब है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन वैसा हाइड्रोजन है जो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है, और वो इलेक्ट्रोलाइसिस जो हो रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पावर किया हुआ है। उसके बाद हाइड्रोजन का यूजेस क्या क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग, अमोनियम प्रोडक्शन, ये वो फ्यूल सेल्स। फिर एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। इसमें आपको याद रखना है कि डिकार्बनाइजेशन भी एम है, फॉसिल फ्यूल पे रिडक्शन भी एम है, और मार्केट लीडरशिप है। और इसका जो सबसे बड़ा एम है वो है 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन ये सब आपको भूलना नहीं है, ये सब सेकंड थर्ड पॉइंट में देगा यूपीएससी। 6 लाख न्यू ग्रीन जॉब्स, 60 to 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉलेशन, 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, ओवर 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन अबेटमेंट। फिर इसका 2 सब स्कीम है। पहला है साइट, दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। तो ये हुआ हमारा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन। उसके बाद हाउ इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट बास्केट। बेसिकली है कि पहले वेस्ट एशिया से ज़्यादा करते थे, फिर ईरान पे सैंक्शन लग गया, ईरान से कम हुआ, अभी लगभग रशिया से हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, बस वही है। IRDAI जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पे उसने फाइन लगाया है। एज मेनी एज 30 PLI टेक्सटाइल अप्रैल यूनिट स्टार्ट प्रोडक्शन। तो ये PLI स्कीम हम लोग देख चुके हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। साइंस तो हो गया, न्यूज़ में आते हैं, देखते हैं क्या है। वाई अपॉइंट माइक्रो ऑब्जर्वर्स इन वेस्ट बंगाल। आज माइक्रो ऑब्जर्वर्स यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। CEC बिगिंस ओडिशा विजिट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा है, घूमे फिरे, देखें क्या है, ग्राउंड रियलिटी पता रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट टू हियर CBI प्ले, वो जो उन्नाव सेंगर जो उसका सेंटेंस को हटा साइड कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं CBI वाले। उन्नाव रेप सर्वाइवर्स टू सीक FIR अगेंस्ट फॉर्मर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। शुभेंदु अधिकारी एक्यूज, अब इन पे हेट स्पीच लग रहा है। जीरो FIR बेसिकली होता है कि आपका क्राइम कहीं और हुआ है, आप FIR अगर कहीं और हो रहा है तो उसको जीरो FIR बोलते हैं। त्रिपुरा उत्तर देहरादून में एक त्रिपुरा के स्टूडेंट को मर्डर कर दिया। बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल परसों एक था
एक लड़की पे गोली चला दिया क्योंकि वो मैरिज प्रपोजल को डिनाई कर दी। अभी थोड़ा आगे देखते हैं, वो न्यूज़ दिखेगा जिसमें पेट डॉग के ऊपर गोली चला दिया बच्चे पे। प्रोटेक्ट कश्मीरीज इन अदर कांग्रेस शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन रूरल जॉब स्कीम्स। ये जो हमारे सर हैं, ये गवर्नमेंट के प्लेन में उड़ रहे थे तो उस पर कंट्रोवर्सी हो रहा है। कांग्रेस हैज लिंक्स टू ग्लोबल फोर्सेस दैट आर हार्मिंग इंडिया। ठीक है, ऑफिसर्स वॉर्न। अब ये बिहार में एक मिनिस्टर है, हमारे डिप्यूटी सीएम साहब हैं, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने चिट्ठी लिख दिया कि भाई इज्जत से तमीज से बात करो। लिटरली वही लिखा है, थोड़ा सरल भाषा में। फेक एंटी रेबीज वैक्सीन पुल्ड फ्रॉम शेल्स। ये फेक एंटी रेबीज क्या हो गया था कि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है, इनके दवाइयों में कुछ मतलब एंटी रेबीज बोल के कुछ ऐसे ही फेक चला गया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने उस पर कुछ बोला है, तो इन्होंने बोला कि भाई हमने पहले ही वो वापस ले लिया था। क्रिश्चियन बॉडी स्लैम्स बिड टू जस्टिफाई असम स्कूल वैंडलिज्म। ग्रीन पैनल गिव्स, ये दुलास्ती ये है हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। एक है कवच। कवच सिस्टम इंस्टॉलेशन ऑन मुंबई दिल्ली कोलकाता रूट जंप्स डेडलाइन अगेन। बेसिकली डेडलाइन लेट हुआ है, मतलब डेडलाइन जंप कर गए ये लोग। कवच क्या है? कवच एक इंडिजिनस ट्रेन कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम है। इसमें 4-5 चीज़ें हैं। पहला कि हर स्टेशन में एक कवच लगेगा। RFID टैग्स लगेंगे थ्रू आउट द ट्रैक लेंथ। इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीकॉम टावर्स थ्रू आउट द सेक्शन। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लगेंगे अलॉन्ग द ट्रैक्स। उसके बाद लोको कवच जो ट्रेन में लगेगा ईच एंड एवरी लोकोमोटिव। इसका एम क्या है? बेसिकली ये क्या है कि हर ट्रेन को ये मॉनिटर करेगा और हर ट्रेन का स्पीड मॉनिटर करेगा, उसका लोकेशन मॉनिटर करेगा। और अगर पायलट ओवर स्पीडिंग करता है तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। अगर पायलट ब्रेक नहीं लगा पाता है, कोलिजन होने वाला है, तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। तो ये एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी है। और ये ट्रेन को मॉनिटर करने के लिए ये सारा इंस्टॉल किया जाता है स्टेशन पे। फिर RFID टैग्स पूरा ट्रैक पे, फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पूरे ट्रैक पे, टेलीकॉम टावर्स अलॉन्ग द ट्रैक ऑफ लोको कवच ऑन ईच एंड एवरी लोकोमोटिव। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसका बेसिक एम है कि जब लोको पायलट, जो उसका ट्रेन का ड्राइवर जिसको बोलते हैं पायलट, वो लोको पायलट, वो अगर ट्रेन को टाइम पे ब्रेक नहीं लगा पाता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा। वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो ब्रेक लग जाएगा। तो ये कवच है। इस पर एक PYQ भी देखेंगे। राजस्थान एक्सपेडाइट्स इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट्स। सोलर एनर्जी तो पता रहना चाहिए आप लोग को। उसके बाद इधर से देखते हैं, ये अभी तक चल ही रहा है एयर क्वालिटी का, अभी तक सुधर जाए तो कुछ नया न्यूज़ आए। पुलिस अरेस्ट 350 इन 24 आवर। ये देखिए यहाँ पे न्यूज़ देखिए क्या है। Teen shot at after dispute over pet dog. A 19-year-old was injured after being fired upon by his neighbor following a dispute over parking and the handling of a, मतलब कुत्ता और पार्किंग के ऊपर यार गोली चला रहे हैं लोग आजकल, क्या हो रहा है? ये बेचारे अल्लू अर्जुन फंस गए वो स्टैम्पीड के कारण। वोमेन यहाँ पे एक जो उनका रेप कर दिया, और ये 58 ईयर्स ओल्ड हैं जो एक्यूज्ड हैं, शंकर सिंह गेहरा। फैमिलीज फाइंड नेम स्प्रेड अक्रॉस। फिर SIR का है यहाँ पे। ये अगर आप लोगों ने देखा है कि नहीं, एक डॉक्टर साहब हैं पेशेंट से मारपीट कर रहे हैं, अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है, शायद उनको हटा दिया गया है। अब उस पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई उसको सर्विस में वापस लाओ, वो मारे जा रहा है उस पेशेंट को। मतलब ठीक है, माने अगर पेशेंट का भी गलती है, देन यू डोंट हैव द राइट टू हिट। कांग्रेस लीडर आउट ऑफ कस्टडी, गिव प्रायोरिटी टू पब्लिक ओपिनियन। ये कुछ ऐसे ही है। रो ओवर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज। अब इसमें बोल रहे हैं कि भाई जो मेडिकल कॉलेज है उसमें केवल हिंदुओं को एडमिशन दो, तो वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए।
पुलिस एंटी माइनिंग प्रोटेस्टर्स क्लैश इन रायगढ़, टू फ्रेश FIRs, MP कांग्रेस मीडिया इंचार्ज द वर्ल्ड। ये जो आर्टिकल दिया हुआ है, ये वाला स्पॉटलाइट, ये इसमें 2 3 4 लोगों के बारे में दिया हुआ है जो सरेंडर्ड माओइस्ट्स हैं। तो आप इसको मेंस में पेपर 3 में अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आता है, जो आते ही रहता है हर 2 3 साल में, हम लोग देख चुके हैं पहले PYQ में, तो उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं सरेंडर में, कि फॉर एग्जाम्पल एक एक बंदा है जो बाइक का मैकेनिक बन गए हैं, एक मैडम है जो पार्क में वो एंट्री पे जो टिकट काटती हैं वो बन गई हैं, एक कपल है अजय एंड मंजू, ये लोग भी छोड़ के आए हैं। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि जो सरेंडर पॉलिसी है वो भी ऐसा नहीं है कि भाई सरेंडर करने के बाद इनको छोड़ दिया जा रहा है, इनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो रहा है, ये आप लिख सकते हैं। और ये एक डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे जैसे आपका अगर लीडरशिप आप जितना ज़्यादा है ना, जैसे अगर आप सेंट्रल कमेटी के या पॉलिट ब्यूरो या सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के मेंबर हैं, माओइस्ट वो CPI माओइस्ट के, तो आप 1.10 करोड़ है आपको मिलेगा। अगर स्टेट कमेटी के हैं तो 55 लाख मिलेगा। तो ये आप दे सकते हैं सरेंडर पॉलिसी में, आप डेटा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फिर ये तो ऐसे ही है क्लासिफाइड्स। तो आज का देखते हैं अभी PYQ। देखिए कवच पे, जो अभी हम लोग पढ़े कवच, इस पे 2025 में एक सवाल पूछा है कि इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। कवच is an automatic train protection system developed in collaboration with Germany. कवच system consists of RFID tags fitted on track in station section. ये आपको 3 और 1 में तो जाने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको ये पता है कोलैबोरेशन विद जर्मनी, तो ये गलत है, तो आप एलिमिनेट कर लोगे कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो A होगा इसका जवाब। तो इतना आपको बेसिक होना चाहिए। एक हाइड्रोजन के ऊपर पढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का, जैसे अभी लिथियम आयन बैटरी यूज हो रहा है, तो अगर फ्यूल सेल यूज हो रहा है हाइड्रोजन का, जिसमें वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज करते हैं, उसका उसका भी नाम दिया हुआ है यहाँ पे, दिया होना चाहिए। कहाँ गया? हाँ, ये देखिए फ्यूल सेल्स दिया हुआ है ना, पावर टू पावर, ये फ्यूल सेल, ये वही है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये जब होगा तो टेल पाइप एग्जॉस्ट पाइप एमिशन क्या होगा? तो इसका सिंपल है वाटर वेपर, उसमें बस वाटर वेपर निकलता है और हीट निकलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है, बशर्ते कि वो ग्रीन हाइड्रोजन हो। और RCEP का देखें तो एक 2016 में सवाल आया था, ये वाला सवाल 2024 का है। 2016 में एक सवाल आया था कि RCEP ऑफन appears in news in the context of affairs of a group of countries known as। तो इसका आंसर एशियान होगा, क्योंकि एशियान के इर्द गिर्द ही वो घूम रहा था RCEP का। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को जीमेल कर सकते हो, मेल कर सकते हो। और ये जो भी ये PDF है, ये इसको PDF बना के हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हैं, डाल देते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। थैंक यू।